जय हिंद। मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमितोपीडिया, जिसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के बारे में, है ना। तो इंडियन हिस्ट्री में आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन इंडिया। और ये अपना एक सीरीज चल रहा है MUPSC 60 डेज क्रेश कोर्स, यानी 60 दिनों का ये क्रेश कोर्स चल रहा है यूपीएससी CSE को टारगेट करते हुए, जिसके मेल कंडक्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है। जो ये कोर्स है मंडे टू सैटरडे पर डे आपको मिलेगा रात 8 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल अमितोपीडिया पर, और अमितोपीडिया से आप जुड़ सकते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए देखते हैं आज के लेसन में क्या है। तो गाइज, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, अर्थात भारत में, इंडिया में जो राजनीतिक चेतना है वो कैसे ग्रो हुआ, उसे ही हम लोग जानेंगे। कैसे लोगों के मन में आया कि राजनीति में आना चाहिए। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं आता तो शायद देश आजाद होना मुश्किल हो जाता, ऐसा ही कुछ समझ लो। हुआ क्या, देखो, भारत में एजुकेशन शुरू से वैदिक काल से रहा, काफी अच्छा एजुकेशन रहा। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन का जो हम लोग बात करते हैं वो EIC लेके आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। कारण ये था, इन्हें चाहिए थे सस्ते लेबर। तो भारत में बोले कि यहाँ के लोगों को पढ़ा देते हैं, सस्ते में काम कर देंगे। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी, जो भारत में बिजनेस करने आई थी, अब बिजनेस के साथ साथ यहाँ पर लोगों को एडुकेट करने पर भी काम किया। जैसे 1781 में वॉरेन होस्टिंग ने क्या किया, अरबिक लैंग्वेज और फारसी लैंग्वेज, इन दोनों के स्टडी के लिए कलकत्ता में एक मदरसा एस्टेब्लिश करता है। उसी तरीके से 1784 में विलियम जोन्स कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश किया। और यहां पर टारगेट किया गया था कि जो भी इंडिया का एंशिएंट नॉलेज है उन सबों को स्टडी करना, संस्कृत को पढ़ना, भारत के कल्चर को पढ़ना, यहाँ के हिस्ट्री को जानना, इन सबों पर काम करना शुरू करता है। विकलिंग्स आता है, गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। विलियम जोन्स अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था, उसको ट्रांसलेट करता है। तो इस तरीके से पहले वो क्या किए कि इंडिया का जो इंफॉर्मेशन है उसे इंग्लिश में डालना शुरू किए, यानी यहाँ के एजुकेशन को पहले खुद वो जाने कि भारत क्या है, कैसे है, पहले हमें जाने, उसके बाद आगे कुछ करते हैं। करते क्या, जैसे एक आए जोनाथन डंकन, वो 1791 में कोलकाता में एक संस्कृत कॉलेज स्टैब्लिश करता है। सॉरी, कोलकाता नहीं, बनारस में संस्कृत कॉलेज स्टैब्लिश करता है। यहां पर यह टारगेट रखा था कि हिंदू फिलोसफी को जानना, हिंदू धर्म को जानना। फिर उस तरह से 1800 में यहां पर आ जाता है विलेजली, जो कि कोलकाता में फोर्ट विलियम स्टैब्लिश किया। यहां पर क्या कर रहा था, वैसे लोग जो सेना में नहीं है उन्हें एडुकेट करने की कोशिश कर रहा था। यानी छिटपुट लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर काम पहले ही शुरू हो चुका था। ऐसे बहुत सारे काम शुरू हो चुके थे, और इस काम को आगे जो लेवल मिलता है वो हमें दिखा, मेन पहचान, यानी काफी इस पे काम, वो 1854 में चलते आ रहा था। लेकिन 1854 में एक बड़ा काम हुआ इसमें, क्या, उड घोषणा पत्र, उड डिक्लेरेशन। ये क्या था, ये डलहौजी लेके आता है। इसे बोलते हैं एजुकेशन के, भारत में एजुकेशन के प्रचार प्रसार का दूसरा फेज कहलाता है। डलहौजी लेके आया। ये डलहौजी यहां पर बोला कि भाई, भारत में अगर एजुकेशन को ग्रो करना है तो उसमें कुछ काम करना पड़ेगा बेहतर प्लान्ड तरीके से। और ऐसा ये प्लान बना कि ये इंडियन एजुकेशन का मेगना कार्टा कहलाता है। मेगना कार्टा कहलाता है। तो देखते हैं इसमें हुआ क्या था। यहां पर ये बोला क्या कि ऑल इंडिया लेवल पर, इस उड घोषणा पत्र में बोला गया, ऑल इंडिया लेवल पर एक फिक्स तौर तरीके से एजुकेशन दिया जाएगा। मतलब जिस तरीके का एजुकेशन बंगाल में मिलेगा, सेम उस तरीके का, उस तर्ज पे एजुकेशन गुजरात में भी मिलेगा।
जिस तर्ज पर दिल्ली में मिलेगा उसी तर्ज पे कर्नाटक में भी मिलेगा। यानी पूरे भारत का एक ही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जैसे आज सीबीएसई है, आप जम्मू कश्मीर में किसी सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ो या कन्याकुमारी में, अरुणाचल प्रदेश में पढ़ो या गुजरात में, हर जगह सिलेबस सेम रहेगा। तो यही बोला कि ना सेम सिलेबस लाया जाए पहले तो। दूसरा बोला जो भी आम जनता का एजुकेशन हो रहा है उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, पूरा खर्चा। साथ ही साथ बोलता है कि जो गवर्नमेंट है वो वेस्टर्न एजुकेशन पर भी काम करेगी, यानी बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन भी दिया जाएगा, साथ ही साथ इंडियन फिलोसफी भी पढ़ाया जाएगा, आर्ट भी पढ़ाया जाएगा, साइंस भी पढ़ाया जाएगा, इन सभी चीजों पर, कल्चर भी पढ़ाया जाएगा, इन सभी चीजों पर काम किया जाएगा। जो समझ लो प्राइमरी एजुकेशन होगा वो होगा देसी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज, लेकिन हायर एजुकेशन हमेशा इंग्लिश में। इससे क्या होगा, नेटिव लैंग्वेज में बेसिक एजुकेशन होगा तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे पढ़ाई की तरफ, इंग्लिश बोलकर भागेंगे नहीं टफ बोल करके, और जब उन्हें पढ़ने का आदत लग जाएगा तो आगे की एजुकेशन इंग्लिश में, ताकि वो अंग्रेजों के काम आ सके। फिर बोला गया स्कूल कॉलेजेस इन सबको को स्टेब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ बोला गया कि जो टीचर होंगे उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, जैसे आज होता ना बीएड, वही उसी तरीके से इन्हें टीचरों का भी ट्रेनिंग होगा। महिलाओं को बोला जाएगा आप लोग भी आगे आओ एजुकेशन में, उस तरीके से ये। और बोलता है क्या कि सरकार एजुकेशन पे कैसा खर्च कर रही है, कैसे काम कर रही है, इसका पूरा रिपोर्ट साल भर का तैयार करेगी और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में देगी। लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर कोलकाता में, बंबई में और मद्रास में यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश किया जाएगा, और ये सभी 1857 में स्टेब्लिश हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। ये मैग्ना कार्टा यूं ही नहीं कहलाता है, ये तो डलहौजी का था। फिर एक नया स्कीम आया 1882 में जो 83 तक चला, इसे हंटर आयोग बोलते हैं, हंटर कमीशन। यहां पर इसका मेनली टारगेट था प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पर काम करना। बस ये बोला कि प्राइमरी एजुकेशन पर अधिक काम करो हायर एजुकेशन के बजाय, महिलाओं को भी लेके आओ स्कूल तक। उसके बाद फिर जो सेकेंडरी एजुकेशन का बात होता है वहां पर व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए, यानी वोकेशनल एजुकेशन, हस्तशिल्प, काल कुछ आना चाहिए, जैसे होता है ना आईटीआई का ट्रेनिंग इंजीनियरिंग का, तो कुछ मशीन बनाने आना चाहिए, कपड़ा बनाने आना चाहिए, ऐसा सेकेंडरी एजुकेशन में सिखाया जाना चाहिए। अच्छा स्कीम था। फिर 1904 का दौर आया, यहां पर आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कर्जन लेके आया था। ये बोला क्या, भारत में हायर एजुकेशन के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, यही लेके आया। ये बोला कि यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे आज है वैसा ही एक यूनिवर्सिटी कमीशन होना चाहिए, वही आगे जाके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बन गया, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करेगी, उसके सिलेबस को देखेगी। फिर बोला गया जैसे आज होता है ना पीएचडी, तो वही फेलोशिप लाया जाएगा, जो हायर एजुकेशन गेन करेंगे उन्हें सरकारी खर्चा दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो हर एक यूनिवर्सिटी में 50 से 100 फेलोशिप का बात किया गया था, और हर एक फेलो को मैक्सिमम 6 वर्ष का टाइम मिलता था, 6 साल में अपना रिसर्च सबमिट करना होता था। तो ये रिसर्च पर काम किया, एक बेहतर काम किया ताकि समाज को एक बेहतर लोग मिल सके, एक बेहतर ज्ञान मिल सके। बोला गया हर साल अंग्रेज 5 लाख रुपए खर्च करेगी इंडिया के एजुकेशन पर। फिर उसके बाद 1917 का दौर आता है, इसमें आया सेडलर आयोग। सेडलर आयोग के तहत भारत में लगभग मैं आज वाला सिस्टम ला दिया गया है। यहाँ पर बोला गया 12 साल का स्कूलिंग होगा, और स्कूलिंग के बाद जैसे होता है ना नर्सरी से 10 तक, तो स्कूलिंग के बाद क्या होगा, तो 10+2 होगा, है ना। इसको आप ऐसे लिखो 10+2, यानी ये 2 होगा, इसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। अभी तो 10 साल का स्कूलिंग माना जाता है भारत में मेनली, लेकिन उस वक्त बोला गया
12+2, 12 साल का स्कूलिंग, 2 साल का इंटरमीडिएट जो आज होता है 11-12, उसके बाद 3 साल का बीए पास और बीए ऑनर्स, जैसे आज ये सारा चीज यहाँ पर लाया गया। इसी के साथ बोला गया कि वोकेशनल एजुकेशन भी मिलेगा, जैसे साइंस और मैनेजमेंट के आधार पर साइंस एंड टेक के लिए, जैसे आज आईआईटी है, आईआईटी, आईआईएम, ये सारा बात लाया गया। बोला गया ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी भी होगा और सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी भी होगा, और इसी तर्ज में पटना, मैसूर, बनारस, अलीगढ़, इन सभी जगहों पर यूनिवर्सिटी लाया गया। फिर इस तरह से एक बड़ा जो पहल हुआ आगे जाकर के 1929 में होता है, इसको बोलते हैं हार्टेग समिति। इसमें क्या हुआ, हार्टेग कमीशन में ये बोला जाता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के रिकमेंडेशन पर ये लाया गया था। टारगेट वही कि शिक्षा, भारत में शिक्षा बढ़ाना, एजुकेशन पर डेवलपमेंट करना है। इसमें बोला गया कि अगर भारत के एजुकेशन में सुधार लाना है तो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन से रोकना चाहिए। मतलब वो बोले कि जो गांव के लोग हैं उन्हें वोकेशनल एजुकेशन दो, जैसे आईटीआई है ना, इंजीनियरिंग मेडिकल टाइप का, और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उन्हें फिलोसफिकल एजुकेशन दो, यानी वो पीएचडी करें, हायर एजुकेशन गेन करें। ये बोला गया। बोले गांव के लोगों पर जल्दी कमाने का प्रेशर होता है, गांव के लोग थोड़े गरीब होते हैं, शहर के लोग अमीर होते हैं, तो बैठ करके लंबे उम्र तक ये पढ़ाई कर पाएंगे। गांव के लोगों को तुरंत काम चाहिए, तो कम ही एज में वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसा शिक्षा दो कि वो तुरंत कमा सके। फिर एक बड़ा मोड़ आता है इसमें 1937 में, वर्धा आयोग, वर्धा कमीशन। गांधी जी यहाँ पर, वर्धा के साथ बड़ा अच्छा कहानी है। क्या हुआ क्या ना, जब गांधी जी पुणे में थे जेल में, तो उसी वक्त अंबेडकर साहब डिमांड कर रहे थे, उस वक्त हो रहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में, गोलमेज सम्मेलन। तो अंबेडकर साहब डिमांड कर रहे थे कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, यानी दलितों का अलग से इलेक्शन होना चाहिए, अलग से सीट होना चाहिए। तो गांधी जी विरोध किए, बोले ऐसे में देश टूट जाएगा। आमरण अनशन पर बैठ गए। बहुत मनाने पर माने थे अंबेडकर साहब। तो गांधी जी को उस वक्त बड़ा तकलीफ हुआ। वो बोले कि मैं इतने दिन से आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं अंग्रेजों से, लेकिन अपने देश के लोगों से, अपने देश के लोगों के लिए मैंने नहीं लड़ा। गांधी जी बोले कि इन आखिरी लोगों का क्या होगा, इन दलितों का क्या होगा। और इसी कारण से गांधी जी ने इन्हें नाम दिया हरिजन, वर्धा जाकर के साबरमती आश्रम त्याग दिए और वर्धा में जाकर के बस गए। और बोले जब तक इन हरिजनों का मैं कल्याण नहीं कर लेता तब तक मैं साबरमती नहीं जाऊंगा। और वर्धा में रह करके वो हरिजन आंदोलन शुरू करते हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके सुधार के लिए काम करते हैं। और यहीं पर एक एजुकेशन का नया फॉर्मूला आता है जो गांधी जी के आइडियोलॉजी पर आधारित था। बोले हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा, यानी बच्चों में इतना हुनर होना चाहिए लोगों में कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपने हाथ से कुछ काम करके कुछ सामान बना सके और उसे बेच के कमा सके। जैसे आज हम लोग सुनते हैं आईटीआई, कौशल विकास योजना, कांग्रेस के टाइम में था ये हुनर से रोजगार। ये सब जो कोर्स है, वोकेशनल कोर्स, ये गांधी जी के आइडियोलॉजी पर है कि ऐसा ज्ञान दो जिससे वो डायरेक्ट कमा सके। और इसे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक समिति था, वो इस पे पूरा एक ब्यौरा तैयार करके अंग्रेजों को सौंपता है और अंग्रेज इसे एक्सेप्ट भी कर लिए। इसमें बोला गया कि स्टार्टिंग का जो 7 साल होगा बच्चों का, उसमें उसे अपने नेटिव लैंग्वेज में, मातृभाषा में एजुकेशन दिया जाएगा। कंपलसरी, ये तो पढ़ना ही होगा उसे, कंपलसरी एजुकेशन। उसके बाद 7 साल के बाद बच्चों को उसके रुचि के अनुसार दस्तकारी सिखाया जाएगा, हैंडीक्राफ्ट सिखाया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से कुछ बना सके, काम कर सके। ये सारा इसमें बताया गया, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया बाबू। हुआ क्या, उसी वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, ये तो फेल हो गया। लेकिन हाँ, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सरकार इस पर ध्यान देना शुरू की थी। चलिए, अब दूसरा एक बड़ा मोड़ आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सार्जेंट योजना।
ये 1944 में आया, जॉन सार्जेंट लेके आया था। इसमें ये क्या बोला, बोला देश में पहले तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल एस्टेब्लिश किया जाए। दूसरा बोला गया हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए स्कूल एस्टेब्लिश किया जाए, सेपरेट सेपरेट, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें बोला गया कि 6 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, 11 साल तक के बच्चे, जस्ट मिनट थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, हाँ 11 साल तक के जो बच्चे होंगे उन्हें कंपलसरी एजुकेशन लेना होगा, ये प्राइमरी एजुकेशन कहलाएगा। उसके बाद 11 से 17 के साल के जो बच्चे होंगे वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाले कहलाएंगे। उसके बाद तय किया जाएगा कि वो टेक्निकल एजुकेशन लेगा या थियोरेटिकल एजुकेशन लेगा, वो आईए बीए करेगा, इस टाइप का एजुकेशन लेगा, या तो फिर बीटेक या मेडिकल करेगा। उसके बाद तय किया जाएगा। एक अच्छा व्यवस्था ये भी था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमें पढ़ना लिखना आने लगा, हम लोग पढ़ने लिखने सीखने लगे थे धीरे धीरे। और भाई सिंपल ज्ञानी का पहचान क्या होता है कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेगा, ऐसा नहीं कि बस पढ़ेगा और दिमाग में बंद करके रख देगा, उसे यूटिलाइज करेगा। तो यूटिलाइज करना हमने शुरू किया। तो हमने कैसे शुरू किया, प्रेस के थ्रू, अखबार के थ्रू। सवाल है सबसे पहले कि प्रेस भारत में आया कैसे। तो गाइस ये लेके आए थे पोर्तुगीज। ये पोर्तुगीज जब भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया, यानी मशीन जिसमें छापा जा सके। सबसे पहले भारत में 1557 में जो गोवा के पोप थे वो एक बुक छापते हैं। गोवा में एक पोप हुआ करते थे चर्च में, वो बुक छापे। पोप यानी पादरी चर्च के। फिर 1684 में EIC इस पे काम की, बम्बई में एस्टेब्लिश की एक प्रिंटिंग प्रेस ऑफिस। फिर 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की भारत का पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। ये भारत का पहला न्यूज़पेपर था, इसका नाम था द बंगाल गजट। और दूसरा द कलकत्ता, उस समय सी से लिखा था, कलकत्ता जनरल एडवाइजर, हाँ एडवर्टाइजर। ये मतलब एडिंग के लिए, मेनली पेपर किस लिए छपता है, एडिंग के लिए। आप देखते हो ना, एडिंग छपा रहता है, उसी से तो पैसा आता है। मेनली पेपर का इनकम का सोर्स है एडिंग, लेकिन लोग पढ़ते हैं अवेयरनेस के लिए। तो इस दो नाम से 2 पेपर वो छापा था। ये भारत का पहला पेपर था, लेकिन ये सरकार के खिलाफ आलोचना करता था, बुराई करता था, तो इसे बंद कर दिया गया। और यहां पर से भारत में समझ लो न्यूज़पेपर का पूरा हिस्ट्री शुरू हो जाता है। तो 1799 में हम लोग छापते रहे और अंग्रेज सेंसरशिप लगाते रहे। भारत में पहला सेंसरशिप कानून आया, यानी न्यूज पेपर पर सेंसरशिप, कैची चलना, काटना, वेलेजली लेके आया। ये बोला क्या, बोला कोई भी न्यूज़पेपर अगर सरकार के खिलाफ छापेगा, एंटी गवर्नमेंट छापेगा, तो उसके ऑनर को, उसके एडिटर को और उसके दफ्तर को, सबों को सील कर लिया जाएगा। ऑनर और एडिटर को जेल में डाल दिया जाएगा। बोले कि ना कुछ भी पेपर में छापने के पहले प्री सेंसरशिप करना होगा, यानी पहले सरकार के पास भेजना होगा उसका एक कॉपी फ्री में, सरकार पढ़ेगी, देखेगी, लगा कि ठीक है छापने लायक है तो अलाउ करेगी, तब आप छापोगे, अन्यथा नहीं। लेकिन बाद में क्या, यूवेलेजली लेके आया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1818 का टाइम पीरियड आया। इस वक्त आया होस्टिंग। ये थोड़ा अच्छा व्यक्ति था, बोला कि नहीं यार ये गड़बड़ है, ऐसे में न्यूज़पेपर का काम क्या रह जाएगा। वो इस नियम को ही बंद कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर नए अधिकारी आए, बोले कि नहीं हमारी सरकार गिर जाएगी 1823 में। और यहां पर आया लाइसेंस एक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 का लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट। यहां पर क्या बोला गया कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको पेपर छापना कोई बात नहीं, आप लाइसेंस ले लो, पैसा दो, लाइसेंस मिल जाएगा, पेपर छापो। अगर
आपने पेपर छापना शुरू किया लाइसेंस लेकर के और सरकार के खिलाफ छापा तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो इस कारण से क्या हुआ था कि राजा राम मोहन राय एक अखबार छापते थे, नाम था मीरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय का था। इसे इसी कारण से बंद करना पड़ गया, सरकार विरोधी था इसलिए लाइसेंस सीज हो गया। फिर 1835 का दौर आता है, यहां पर आया प्रेस अधिनियम, जिसको हम लोग मेटकॉफ अधिनियम भी बोलते हैं, मेटकॉफ एक्ट। ये मेटकॉफ एक्ट में क्या बोला गया, 1835 के अप्रोक्स में ये मेनली लागू होता है। इसमें लाइसेंस एक्ट को खत्म कर दिया गया था और इसमें बोला गया कि आपको लाइसेंस का जरूरत नहीं है, आपको अगर छापना है बस आप सरकार को बता देना कि यहाँ पर मेरा दफ्तर है, हम एडिटर है, हम ओनर है, हम छापते हैं, बस बात खत्म। लेकिन ये 35 में आया, ठीक है, और 1856 में खत्म हो गया, क्योंकि 1857 में एक नया एक्ट आ जाता है। 1857 में एक नया एक्ट आया। ये एक्ट जो लाने का व्यवस्था किया गया था, यहां पर बोला गया, जस्ट ए मिनट, कि कोई भी अगर आपातकाल का स्थिति बना हुआ है, देखो उस समय बड़ा स्थिति खराब हो गया था, ठीक है, कोई भी अगर आपातकालीन यानी इमरजेंसी का हाल अगर बन गया, आपको याद होगा 57 में रिवोल्ट हुआ था, तो बोले कि इमरजेंसी का हाल चूंकि बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में बिना लाइसेंस के आप न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते। यानी 1857 में वापस से लाइसेंस सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया रिवोल्ट को देखते हुए। यही आगे तक चला 1867 तक। 67 में लाइसेंस के बजाय रजिस्ट्रेशन नाम दे दिया गया, बस यही अंतर है। इसमें भी वही था, लाइसेंस वाला स्कीम से थोड़ा सा अलग। क्या इसमें बोला गया कि आप अपने एडिटर का नाम, ऑफिस का नाम यानी दफ्तर का नाम, ऑनर का नाम, सभी आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दो, फॉर्म भर दो और आराम से छापो। लेकिन छापने के बाद बाजार में बेचने के पहले उसका एक कॉपी सरकार के पास देना होगा, फ्री कॉपी। सरकार उसे पढ़ेगी, अच्छा लगेगा तब आपको अलाउ करेगी, तब आप छापना। यहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया थोड़ा सा, और जो भी राजद्रोह फैलाएंगे उन्हें जुर्माना देना होगा। तो अंग्रेजी सरकार ये सब करते करते थक चुकी थी, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाता था। तो 1878 में, क्योंकि अंग्रेजी सरकार मेनली इंग्लिश पेपर देख रही थी, हिंदी पे या देसी लैंग्वेज पे उतना ध्यान उनका नहीं जा रहा था। 1878 में उसी कारण से अंग्रेजों ने एक नया नियम लाया, और ये था नेटिव लैंग्वेज पेपर एक्ट, देसी भाषा के लिए, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मुंह बंद कराने वाला नियम, ठीक है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, ये टारगेट किया गया देसी भाषा के लोगों को, ठीक है, देसी भाषा के लोगों को। यहां पर बोला जाता है क्या कि जो देसी भाषा के न्यूज़पेपर हैं उस पर काम करो, इंग्लिश में दिमाग मत लगाओ, इंग्लिश से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। लोग देसी लैंग्वेज समझते हैं, देसी भाषा में काम करते हैं, उसी में भड़काया जा रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। बोले कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, डीएम, उसका काम होगा कि जो भी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छप रहा है उस पर कंट्रोल करे, उस पर डायरेक्ट बैन लगा दे, एकदम से बैन, अगर वो सरकार को भड़काने वाला कुछ भी लिखता है तो। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, बहुत सारा न्यूज़पेपर बंद हो गया, जैसे सोम बाजार पत्रिका बंद हो गया, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, ये सब बंद हो गया। इसी के तहत, इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका नाम से न्यूज़पेपर था, रातों रात ये इंग्लिश में तब्दील हो गया, इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये लागू था नहीं। इसमें सिंपल बोला गया कि कोई भी वैसा न्यूज हो जो सरकार के खिलाफ हो, बस बंद कर दो। लास्ट में क्या होता है, ये बहुत इसका विरोध होने लगा, तो 1882 में रिपन आया और इसे बंद कर देता, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में बंद हो गया। और फिर आगे जाकर के 1908 में आता है, कर्जन के द्वारा लाया गया न्यूज़पेपर से रिलेटेड एक अधिनियम, नया अधिनियम था ये बोला क्या
कि जो भी आपको सामग्री छापना है न्यूज़पेपर में आपत्तिजनक, वो मत छापो। बाकी आप सब अच्छा चीज छापो, कहानी छापो, एडिंग छापो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी अगर आपत्तिजनक सामग्री आप छापते हो तो आपका पूरा दफ्तर सील हो जाएगा और कोई सुनवाई नहीं, चाहे आप इंग्लिश में छापो या हिंदी में, डजंट मैटर। फिर इसके बाद 1910 का अधिनियम आता है। ये बोल दिया क्या, जमानत। जमानत मतलब अगर आप न्यूज़पेपर छापते हो तो 500 रुपया का आपको लाइसेंस लगेगा, ठीक है, 500 से 2000 के बीच में। आप जहां भी गड़बड़ के सरकार विरोधी छापे, आपका लाइसेंस रद्द। आप दोबारा जाओगे लाइसेंस लेने, आपको फिर पैसा देना पड़ेगा। कितना, दोबारा गए तो 1000 से 10,000 के बीच में, और ये बहुत बड़ा रकम होता था उस टाइम पे। तो इस तरीके से सरकार स्कीम लगाई कि कैसे रोका जा सके। बार बार पैसा तो कोई पे नहीं कर पाएगा। इन सबों को देखते हुए भारत में बहुत सारा कमेटी भी बना, बहुत बार इस पे काम भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली अंग्रेजों का वो स्कीम चलते रहा कि अंग्रेज कुछ ना कुछ नियम बनाते रहे, हम लोग किसी ना किसी तरीके से तोड़ते रहे, और यही अंत तक चलते रहा। बाद में तो देश आज़ाद हो गया, और देश आज़ाद होने के बाद 1951 से हमारे देश में प्रेस आयोग पर काम किया गया, प्रेस की आज़ादी पर काम किया गया, और तब से बहुत सारे पावर मिले हुए हैं प्रेस वालों को। ठीक है, तो ये था बाबू कुछ कि कैसे भारत में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट हुआ, कैसे लोगों में विचार आया। क्योंकि हुआ क्या, जब लोग एडुकेट हुए तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। जब लोग एडुकेट हुए तो वो फिलोसफी पढ़ना शुरू किए, कार्ल मार्क्स को जानना शुरू किए। जब वो न्यूज़पेपर पढ़े तो उन्हें पता चला कि ना बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल के लोगों को पता चला कि पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में रहने वालों को पता चला महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। और इस तरह से लोगों को समझ में आने लगा, हर जगह के लोगों को, कि हर जगह कुछ ना कुछ समस्या हो रहा है, और सब एक दूसरे से जुड़ने लगे। तो न्यूज़पेपर एक ऐसा रास्ता बना जिसकी वजह से लोग आपस में जुड़ने लगे, और जुड़ते जुड़ते लोग आगे बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते आंदोलन शुरू होने लगा। तो न्यूज़पेपर भारत में आंदोलन खड़ा करने का बहुत बड़ा साधन रहा। दूसरा, न्यूज़पेपर के थ्रू ही जो रिवोल्यूशनरी होते थे वो बात करते थे। न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं वो उनका कोडवर्ड लिखा रहता था, और न्यूज़पेपर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। न्यूज़पेपर के थ्रू उन्हें पता चलता था कि कहाँ पर क्या हो रहा है घटना, मेरे किसी डिपार्टमेंट के लोग के द्वारा, मेरे किस साथी के द्वारा क्या किया जा रहा है। तो ये सारा काम हो रहा था। तो नो डाउट न्यूज़पेपर देश की आज़ादी में, कहा जाता है ना, देश की आज़ादी में तलवार से ज़्यादा कलम का इस्तेमाल हुआ, यानी कलम से क्रांति, और यही है न्यूज़पेपर। तो आज के न्यूज़पेपर से अलग, आज के मीडिया से अलग था वो व्यवस्थित दिन। तो इसी के साथ आज के इस लेसन को हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग आगे की कहानी को जानेंगे। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर से करें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी का इन्फॉर्मेशन ये रहा आप सबों के सामने।